हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीए बीएड थर्ड सेम में ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में निबंधात्मक क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न है कि मानव भूगोल के 3 मूल सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। अब मानव भूगोल का अर्थ होता है कि मानव का भूगोल के 3 मूल सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। तो मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, तो पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इनके प्रकार जानेंगे। तो चलते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। परिवर्तन क्या है? प्रकृति का शाश्वत नियम है। वातावरण के प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों पक्ष परिवर्तनशील है। जो वातावरण है, वातावरण के प्राकृतिक कैसे वातावरण के प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों पक्ष परिवर्तनशील होते हैं। किसके? वातावरण के जो ये होते हैं पक्ष होते हैं, वो दोनों कैसे होते हैं? प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों में परिवर्तनशील होते हैं। उनके विभिन्न तत्व परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस संबंध में मानव भूगोल के 3 मूलभूत सिद्धांत है। कितने? 3। मानव भूगोल के 3 मूलभूत सिद्धांत। अब पहला जानेंगे अपन। तो पहला है क्रियाशीलता या परिवर्तन का नियम। कैसा है? क्रियाशीलता या परिवर्तन का नियम। दूसरा है पार्थिव एकता या भौतिक एकता या लौकिक एकता का सिद्धांत। पार्थिव, भौतिक और लौकिक, इसमें 3 है। तो तीनों के बारे में इसका मिलाकर एक सिद्धांत होता है, जिसे क्या बोलते हैं? पार्थिव एकता या भौतिक एकता या लौकिक एकता का सिद्धांत। फिर तीसरा है वातावरण समायोजन सिद्धांत। क्या है? वातावरण समायोजन सिद्धांत। तो तीनों कंफर्म हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। पहला है, इसमें पहला पढ़ेंगे अपन क्रियाशीलता या परिवर्तन का नियम। क्रियाशीलता या परिवर्तन का नियम। तो अभी सिद्धांत से संबंधित पढ़ेंगे। इसका अर्थ है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी। इसमें है कि इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के सभी जड़ और चेतन पदार्थ, क्या? इस सिद्धांत के अनुसार, किसके? इस सिद्धांत के अनुसार विश्व के सभी जड़ और चेतन पदार्थ, कैसे? जड़ और चेतन, 2 पदार्थ हैं, जड़ और चेतन पदार्थ, चाहे वे पदार्थ भौतिक हों, ये जो दोनों पदार्थ हैं ये भौतिक हों या सांस्कृतिक हों, उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। या तो भौतिक हो या ये सांस्कृतिक हो, पर इनमें परिवर्तन होते ही रहते हैं। दूसरा है उनके रूप, अवस्था और स्थिति में क्रियाकलाप होने की क्षमता है। उनके रूप, अवस्था और स्थिति में क्रियाकलाप होने की क्षमता है। पर्वत निर्माण क्रिया में, किसमें? पर्वत की निर्माण क्रिया में पृथ्वी के तल के कुछ भाग धीरे धीरे ऊंचे उठकर पर्वतों का रूप ले लेते हैं। इसमें पर्वतों के बारे में समझाया गया है कि पर्वतों का निर्माण किस प्रकार होता है। तो इसमें लिखा है कि पर्वत निर्माण क्रिया में पृथ्वी के तल के कुछ भाग धीरे धीरे उठकर पर्वतों का रूप ले लेते हैं। हिमाच्छादित प्रदेश, हिमाच्छादित का अर्थ होता है बर्फीले, बर्फीले प्रदेश। हिमाच्छादित प्रदेश प्रतिक्षण सूखे प्रदेशों और हरे भरे मैदानों में शुष्क मरुस्थलों में बदल रहे हैं। जहाँ बर्फ पड़ती थी वो प्रदेश अब कैसे हो गए? सूखे प्रदेशों में, हरे भरे मैदान शुष्क मरुस्थलों में बदल गए हैं। सर्दी गर्मी के कारण धरातल की चट्टानों का विखंडन होकर, क्या? सर्दी गर्मी के कारण धरातल पर पाए जाने वाली चट्टानों का विखंडन होकर मिट्टी के रूप में बदल रही है। सर्दी और गर्मी इतनी पड़ रही है कि जो चट्टानें हैं, धरातल पर जो चट्टानें, उनका क्या होता है? विखंडन। विखंडन का अर्थ होता है टूट गई, बिखर गई, और कैसे हो गई? कैसे हो गई? मिट्टी का रूप ले लिया। अनेक परिवर्तनों द्वारा विभिन्न प्रकार की वनस्पति को जन्म देती है। स्थानांतरण होने से पशुओं की नस्लों, जातियों में परिवर्तन हो जाता है। स्थानांतरण हो गया एक जगह से दूसरी जगह का, तो उसके लिए पशुओं की नस्लों, जातियों में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार के विकास और कार्यकलाप स्पष्ट करते हैं कि हर समय धरातल में परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तनशीलता प्रकृति का नियम है। इसी को ही क्रियाशीलता का सिद्धांत कहते हैं।
तो ये कंफर्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं कि परिवर्तन के पीछे जो शक्तियाँ कार्य कर रही है, तो उन्हें प्रोब्रुंस प्रोब्रुंस ने 2 श्रेणियों में बांटा है। कितनी? 2। प्रोब्रुंस ने 2 श्रेणियों में बांटा है। पहला है भौतिक शक्तियाँ और दूसरी है सांस्कृतिक शक्तियाँ। पहली क्या है? भौतिक, और दूसरी सांस्कृतिक। ये दोनों ही शक्तियाँ हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। पहला आता है भौतिक शक्तियाँ। अब भौतिक शक्तियों में आता है सबसे पहले सूर्य शक्ति। सूर्य इसका मतलब होता है सूर्य। आप सूर्य में खुद के मन से भी लिख सकते हैं और इसमें लिखा उससे मिलता जुलता भी लिख सकते हैं। तो पहला है कि यह पृथ्वी के धरातल पर होने वाले सभी कार्यकलापों को शक्ति प्रदान करता है। सूर्य तापांतर द्वारा सारी पृथ्वी पर परिवर्तन लाता है। सूर्य अपने ताप के द्वारा, तापांतर का अर्थ होता है ताप, अपने ताप के द्वारा सारी पृथ्वी पर परिवर्तन लाता रहता है। इससे प्रकाश और गर्मी, वाष्पीकरण और बादलों का होना, ऊर्जा, वर्षा, हिम, ओस और पाला, आंधी और तूफानों को जन्म होता है। इसके अतिरिक्त सूर्य ताप द्वारा पृथ्वी के सभी पदार्थों में होता है जीवधारी पशु, पौधे और मनुष्य भी प्रभावित होते हैं। क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। कौन? जीवधारी पशु और पौधे और मनुष्य भी प्रभावित होते हैं इससे, सूर्य के ताप से। उसके बाद आता है, अतः पृथ्वी के धरातल पर होने वाले समस्त परिवर्तनों का मुख्य कारण ही सूर्य है। पृथ्वी पर जो भी परिवर्तन होता है उसका मुख्य कारण कौन है? सूर्य है। अब आता है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी स्थिर न होकर अपनी दूरी पर घूमती है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, वह अपने अक्ष पर बार बार घूमती रहती है, दिन रात घूमती रहती है, जिसलिए दिन रात होते हैं। तो इसमें लिखा है कि पृथ्वी स्थिर न होकर अपनी दूरी पर घूमती है। इसका प्रत्येक भाग बारी बारी से सूर्य की ओर से होता है, फलतः दिन और रात्रि होती है। इसी कारण शीत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतु भी होती है। इस दैनिक और वार्षिक परिवर्तन के कारण वायुमंडल सजीव रहता है तथा मानव क्रिया परिवर्तनशील। पृथ्वी की ये गतियाँ इस प्रकार जड़ और चेतन दोनों को प्रभावित करती है। पृथ्वी की ये गतियाँ जड़ और चेतन दोनों को प्रभावित करती है। जड़ और चेतन अपने साथ चलेगा इसमें पूरे में, क्योंकि यही मेन इसका बिंदु है, टॉपिक है। फिर आता है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण को अपन जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण होता है जो अपने ऊपर एक दाब डालता है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं होगा तो अपन चल नहीं सकते, कोई चीज़ नीचे एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, वो भी उड़ेगी। जब भी तो स्पेस में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसलिए तो वे उड़ते हैं, सामान उड़ते हैं, एक जगह स्थिर नहीं रहते। तो गुरुत्वाकर्षण हमारे लिए बहुत आवश्यक चीज़ है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं कि यह शक्ति पृथ्वी पर स्थिरता, संतुलन और नियंत्रण लाती है। मतलब जो शक्ति है, गुरुत्वाकर्षण जो एक शक्ति है, ये पृथ्वी पर स्थिरता लाती है, संतुलन बनाती है और नियंत्रण भी रखती है। यह आकर्षक क्रियाओं को वश में रखकर, जो आकर्षित करती है उन क्रियाओं को वश में रखती है और उन्हें संतुलित एवं सुव्यवस्थित रखती है। कैसे रखती है? संतुलित और सुव्यवस्थित रखती है। दूसरा है, इसके बाद है इसके विपरीत सूर्य शक्ति मानी गई है, क्योंकि इसका कार्य वायुमंडल संचालन में विषमता उत्पन्न करता है, जिससे अंततः धरातल में अनेक परिवर्तन हो जाते हैं। नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, गलती हो गई, तो मैं आपको एक बार ऊपर ले लेता हूँ। तो ये इसके बाद है जैविक शक्तियाँ। इसमें ये भौतिक शक्तियों में ये पहली लास्ट वाली जैविक शक्ति अंतिम, इसमें है कि ये भी पृथ्वी धरातल पर परिवर्तन करने में सहयोग देती है। जैविक शक्ति, पेड़ पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी को अलग कर देते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपनी जड़ों से मिट्टी को अलग करते हैं। कीड़े मकोड़े और पशु भी मिट्टी को खोदने, कीड़े मकोड़े क्या करते हैं? मिट्टी को खोदते हैं। और पशु जो होते हैं वो घास फूस को चर जाने से धरातल का क्षरण या उससे कट्टा हो कर देते हैं। फिर आता है सांस्कृतिक शक्तियाँ। तो इसको अपन आज क्लियर कर लेंगे। फिर आता है सांस्कृतिक शक्तियाँ।
सांस्कृतिक शक्तियों में आता है, इन शक्तियों के अंतर्गत स्वयं मानव को मूल माना गया है। क्या? इन शक्तियों के अंतर्गत स्वयं मानव को क्या माना गया है? मूल माना गया है। मानव को मूल माना गया है। फिर आता है कि मानव शक्ति। सबसे सांस्कृतिक शक्तियों में क्या है? पहली मानव शक्ति। मानव शक्ति से आप समझ गए होंगे। तो इसमें है कि मनुष्य स्वयं भी भूतल पर परिवर्तन करता रहता है। मनुष्य भी क्या है? धरातल पर अलग अलग परिवर्तन करता रहता है। कभी ट्रेन की पटरियाँ बिछा दी, कभी खेत जंगल को काट कर खेत बना दिए, इस आदि। कहीं पर वह काट काट कर खेत बना लेता है, कहीं नहरें व सड़कें सुरंगें बना लेता है, किसी देश में बाहर से नए पौधे लाकर उगाता है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में जो झाड़ के पेड़ होते हैं, बूढ़े, जिसे हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं, इसे रशिया से लाया गया था। दूसरे देश से लाया गया था और इसे जगह जगह पर फेंका गया था, जिससे आज हमारे जगह जगह पर बूढ़े पाए जाते हैं, झाड़ वाले पेड़ पाए जाते हैं। तो कहाँ थे अपन कि बाहर से नए पौधे उगा कर लाए जाते हैं। कई खानों से खनिजों पदार्थ निकालता है, अपनी बस्तियां बसाकर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक भूदृश्य बनाकर भूतल पर परिवर्तन करता रहता है। फिर उपरोक्त सभी शक्तियों का क्षेत्र पृथ्वी है। यहाँ से सब शक्तियाँ एक दूसरे से संबंधित होकर कार्य करती है। वे पूर्णतः स्वतंत्र न होकर एक दूसरे से जुड़ी है। पृथ्वी के धरातल पर होने वाली सभी घटनाएं एक दूसरे के अधीन होकर घटती है। मतलब जो पृथ्वी पर जो धरातल पर जो भी सभी घटनाएं एक दूसरे से कैसे अधीन होती है पहले, फिर वह घटनाएं घटती है। फिर है पार्थिव एकता का सिद्धांत। पार्थिव एकता का सिद्धांत। इस सिद्धांत का आशय यह है कि विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वे जड़ हो या चेतन, जड़ और चेतन बार बार आ रहा है कि इस सिद्धांत का आशय यह है कि विश्व के सभी भौगोलिक तथ्य, चाहे वे जड़ हो या चेतन, एक दूसरे से संबंधित है। इन तथ्यों में कोई स्वतंत्र इकाई नहीं है, इसलिए इनका पृथक अध्ययन करना संभव नहीं है। पृथ्वी पर मानव का विभाजन प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित या नियंत्रित है। पृथ्वी पर मानव का विभाजन प्राकृतिक शक्तियों द्वारा प्रभावित या नियंत्रित है। पृथ्वी को संपूर्ण रूप से माना जाता है। पृथ्वी को क्या है? पूर्ण रूप से माना जाता है। उसमें एकता का अनुभव किया जाता है। मानव का संपूर्ण जीवन, उसकी बहुमुखी क्रियाएं, मानव समुदाय एवं मानव समाज सभी का अध्ययन विवेकपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से किया जाता है। इतना नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको जो याद हो सके वही पढ़े। अब यहाँ से छोड़ दें, कोई नहीं, अपने मन से बनाकर लिख सकते हैं। प्रोप्लान्स के विचार कोई अपने मान्य नहीं है, प्रोब्रूम्स के विचार कोई मान्य नहीं है। इन्हें नहीं पढ़े जब भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा पढ़ लेंगे वही बहुत है। अब तीसरा आता है वातावरण समायोजन सिद्धांत। इसमें आता है कि विभिन्न प्रदेशों के वातावरण द्वारा निर्धारित की गई सीमाओं के अंदर वहाँ के निवासी मानव वर्ग अपनी आवश्यकताओं, क्षमताओं और छांट के अनुसार वातावरण के साथ समायोजन करता है तथा उन प्रदेशों को क्षेत्र संगठन करते हैं। वातावरण समायोजन के दो पहलू हैं, एक तो है अनुकूल तथा दूसरा है रूपांतरण। वातावरण समायोजन के दो पहलू हैं, पहला है अनुकूल, दूसरा है रूपांतरण। प्राकृतिक वातावरण तथा सांस्कृतिक वातावरण दोनों ही एक प्रकार के वातावरणों के साथ उस प्रदेशों का मानव वर्ग अनुकूलन तथा रूपांतरण क्रियाएं करता है। यही वातावरण समायोजन है। अनुकूलन का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने आप को वातावरण के अनुकूल बनाता है। इसे स्व परिवर्तन भी कह सकते हैं। अनुकूलन में मनुष्य की क्रियाओं दो प्रकार की होती है। क्या है कि अनुकूलन में मनुष्य की क्रियाएं दो प्रकार की होती है। पहली होती है आंतरिक, दूसरी होती है बाह्य आंतरिक। आंतरिक और बाह्य आंतरिक।
अनुकूलन भी दो प्रकार का होता है। वो अनुकूलन भी दो प्रकार का होता है। पहला है ऐच्छिक और दूसरा अनैच्छिक या प्राकृतिक। रूपांतरण का अभिप्राय मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करना है। क्या इसमें कहता है कि रूपांतरण का अभिप्राय मनुष्य के द्वारा प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करना है। रूपांतरण भी दो प्रकार का होता है। रूपांतरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला प्राकृतिक, तो दूसरा सांस्कृतिक में रूपांतरण का परिवर्तन। इस प्रकार मानव भूगोल के तीन मूल सिद्धांत हैं: सक्रियता का सिद्धांत, पार्थिव एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। ये दूसरा क्वेश्चन खत्म होता है। अगर और आपको इससे संबंधित तीसरा क्वेश्चन जानना है तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।